नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत न्यूज़। मैं सुशांत त्रिपाठी। आज हम कांग्रेस के बड़े नेता शेखर धवन जी के आवास पे हैं। बड़ा मुद्दा है, बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। प्रदेश की देश की राजनीति पर चर्चा होगी, कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। बड़े-बड़े विषय हैं, इस पर बात करेंगे शेखर धवन जी से। आइए बात करते हैं। नमस्कार। आज की देश की जो राजनीति है, राजनीति है, उसके बारे में आप क्या ऐसा त्रिपाठी जी, आज की राजनीति जो भारत की है, सबसे बड़ी तो दुख की ये बात हुई है, कल से अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अब भारत के इतिहास में अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के नाम से आज़ादी का मनाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में पहली अगस्त जो है वो काला दिवस के रूप में जैसे हो गया। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने 25% टैरिफ लगा करके, टैरिफ तो भाई चलिए लगाना है, पेनल्टी लगा करके पेनलाइज किया। मतलब कि आपको एक तरीके से पेनल्टी लगा करके आपको आपकी हैसियत दिखाने का काम किया। आज हम कहीं से सामान खरीद लें तो आप हम पे पेनल्टी लगा देंगे। हमने रशा से तेल ले लिया, हमने अगर आर्म्स ले लिया रशा से, तो हम पे पेनल्टी लग रही। मतलब कि आज हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान के चलाना जो है वो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा। ये सबसे बड़ी बेइज्जती जो है पूरे 140 करोड़ की जनता की पूरे विश्व में हो। और अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते कि ट्रंप झूठ बोलता है। जिस वक्त संसद में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे उस वक्त भी ट्रंप जो है बोल रहा था कि मैंने कराया, मैंने 25% टैरिफ लगाया, मैंने भारत को प्रताड़ित किया, 25 पेनल्टी लगा। मतलब कि आप हमारे आका हो गए हो ट्रंप, अब भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न ये नहीं है कि विपक्ष क्या बोल रहा है। मैंने आपसे भी बताया था कि पूरा विपक्ष भारत का 140 करोड़ की जनता, पूरा प्रधानमंत्री और भारत सरकार के साथ खड़ी हो गई पुलवामा के जो आतंकी कांड हुआ। लेकिन जब ऑल अपोजिशन पार्टी सरकार ने बुलाई तो क्या प्रधानमंत्री का दायित्व ये नहीं था कि उसमें आके पूरे विपक्ष को धन्यवाद देते। उसमें वो बैठे, जब दोबारा बुलाई गए फिर नहीं बैठे। विशेष सत्र बुलाया गया कि विशेष सत्र बुला लीजिए जिसमें कि पूरा देश, पूरे विश्व को एक संदेश दे कि पूरा पार्लियामेंट हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री के साथ। नहीं बुलाया। और जब बुलाया भी गया तो आप जो है वो इंग्लैंड चले गए, आप मालदीव चले गए। इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर पे भाषण हो रहे हैं, सेंसिटिव मैटर था, आप चले गए। भाई देखिए, पार्लियामेंट कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कैबिनेट के ही कहने पे बुलाता है। अगर इंग्लैंड में बहुत जरूरी था जाना या मालदीव जाना बहुत जरूरी था तो कैबिनेट को फिर उनके आने के बाद से तारीख देनी चाहिए, वो भी नहीं। तो मतलब कि हम अपोजिशन को भी कुछ नहीं समझते, हम किसी को कुछ नहीं समझते, हम सांसदों को कुछ नहीं समझते, चाहे विपक्ष के हों चाहे। तो मेरा कहने का मतलब है राजनीति अहम से नहीं चलती है। और जहां देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कोई विदेशी बैठ करके एक तरीके से बेइज्जती कर रहा हो, तब तो आपको देश के साथ खड़ा होकर के बात करनी पड़ेगी। प्रश्न उठता है आपका, आपने रशिया से तेल लिया, ठीक। तेल लेने के बाद आपने उसे रिफाइनरी में, रिफाइन किया, रिलायंस ने किया, नारा ने किया, इंडियन ऑयल ने किया, भारत पेट्रोलियम ने किया।
उसको करके आप यूरोपियन देशों में भेज। आप जानते हैं यूरोपियन देशों ने हाल में ही जो कंपनी गुजरात में थी, नारा कंपनी थी, उस पर बैन लगा दिया कि हम तुमसे अब तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुम रशिया से कच्चा तेल ले करके रिफाइन करके हमें भेज रहे हो, पैसा रशिया को दे रहे हो, जिससे कि रशिया यूक्रेन पे अटैक बंद कर दो। और जो अब चीज हुई है, मुझे शक है कि पूरी यूरोपियन जो यूनियन है वो अमेरिका के दबाव में आकर के कहीं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस जितने भी हैं, सबका तेल खरीदना बंद ना करे। दूसरी चीज, 25% का टैरिफ लगने से आप समझ लीजिए कि सबसे पहले 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट में जो निवेश होता है, जिसमें शेयर मार्केट, 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अभी 1 अगस्त नहीं आया, पहले दिन ही आज हो गया। तो मेरा मतलब अर्थव्यवस्था पे अटैक है, आपकी संप्रभुता पे अटैक है, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, किससे सामान लोगे, उस पे अटैक, उस पर पेनल्टी है। मतलब ये तो एक तरीके से पनिशमेंट हो रहा है। हिंदुस्तान को पनिश करने के लिए, हिंदुस्तान को प्रताड़ित करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठान, और ये वो है जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जिनके चुनाव के लिए अगली बार ट्रम्प सरकार करने गए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन आज वो इतना बोल रहा है और पाकिस्तान के जनरल मुनीर को अपने साथ टेबल पे बैठा के लंच कर रहा है, और आपका विदेश मंत्री जो कुछ बोल नहीं पा रहा, भारत सरकार कुछ बोल नहीं पा रही। और सबसे बड़ा ताज्जुब इससे देखिए कि विश्व में आप कितने अलग थलग पड़े हुए हैं आज कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका चेयरमैन पाकिस्तान को। मतलब आप विश्व के पूरे पटल पे आप किनारे कर दिए। आप विश्व गुरु बन रहे थे, आपको किनारे करके जैसे कि किसी छात्र को पनिश किया जाए, उस तरह से अमेरिका ने एक चीज की, जो भी अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको उनके देश वापस भेजने का काम किया। नेपाल भेजा, सब जगह भेजा, किसी देश के नागरिकों को हथकड़ी बांध के नहीं भेजा। हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ी और चेन से फोटो आई। तो मतलब ये है, हमने, मेरा कहना है, 71 में इंदिरा गांधी ने निक्सन को जवाब दिया था। उन्होंने कहा था आप अपनी इंडियन फोर्सेस वापस कीजिए, वरना मेरा हमारा 7th फ्लीट हिंद महासागर में चला गया। सबसे बड़ा युद्ध पोत 7वां बेड़ा। इंदिरा गांधी ने कहा कि आप 7वां भेजो, 8वां भेजो, बांग्लादेश तो बन के रहेगा। चलिए इंदिरा गांधी की बात छोड़ो, अटल बिहारी जो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, अटल जी, ठीक, उन्हीं का राम मोदी जी पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति को जब पोखरण हो रहा था टेस्ट, उन्होंने कहा पोखरण बंद कीजिए प्रधानमंत्री भारत सरकार। अटल जी ने कहा नहीं, शांति के लिए ही होगा, लेकिन पोखरण का टेस्ट होगा, आप चुप रहो। तो अटल बिहारी की बात मानिए कि वो, आप ट्रम्प साहब, आप शांत रहिए, ना तो आपके कहने से युद्ध विराम हुआ है, ना ही आपने हमको हड़काया है, ना ही हमें व्यापार का डर देके दबाया। दूसरी चीज, अमित शाह, राजनाथ जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर की बहस में पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उन्होंने रहम की भीख मांगी, शरण मांगी, आपने शरण क्यों दी? आपको कहना चाहिए था पहले उन टेररिस्टों को हमें थमाओ जिन्होंने कि हमारे यहाँ पहलगाम में आतंक किया। उन्होंने मांगी, आपने दे दिया। मतलब कि साफ है कि आपकी पॉलिटिकल विल जो थी कहीं भी दिखाई नहीं।
और मेरा देखिए साफ कहना है, जिस तरीके से शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका में भी लड़ाई करा दी। हिंदू मुस्लिम तो कराया, मणिपुर में भी कराया, हर जगह हुआ, लेकिन एक राष्ट्रपति बचा था, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको न्यायपालिका से लड़वाया, 14 सवाल पूछवाए। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करके दे दिया कि भाई कोई भी गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी संविधान से बड़ा, अगर संविधान ये कहता है तो फिर कस्टोडियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट, कहीं तो लोकतंत्र बचाने की बात। आप बिहार में 50 लाख वोटर खाते दे रहे हो। अरे आपको वोटर लिस्ट बनानी है, आपको नागरिकता नहीं चेक करनी। आधार कार्ड, इतने भाषण हुए कि आधार को फोन से लिंक करो, बैंक से लिंक करो, पैन से लिंक करो, और यही आपका आधार है भारत का। आज चुनाव आयोग उसको नहीं मान रहा, लेकिन भारत सरकार क्यों? एक सवाल यह बनता है आपसे शेखर जी कि जब आपकी पार्टी थी, सरकार थी कांग्रेस की, तो आज जितना भी विकास हो रहा है, जनता जनार्दन कहती है कि सब विकास बीजेपी का था, कुछ लोग कहते हैं सब कांग्रेस की देन है। वास्तविकता क्या थी? देखिए ऐसा है, ये 14 में आए, ठीक, 2000 में आए, अटल जी आए, उससे पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री आया या ये 14 में आए, मुझे तो हंसी उस वक्त आई जबकि इनकी सांसद कंगना जी ने बोला कि आज आजादी 14 में मिली है। मतलब कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बेइज्जती कर दी एक शब्द से। दूसरी चीज, जो राकेश शर्मा जो स्पेस में गए, वो कब गए थे? जब इंदिरा गांधी प्रधान। शुक्ला जी तो अब गए, तो क्या राकेश शर्मा जब गए थे तो वो क्या कोई विकास नहीं हुआ था क्या? जितने फैक्ट्रियां बने, जितने डैम बने, जितने एम्स बने, जितने हॉस्पिटल बने, जितनी चीजें बनी, वो 70 साल में नहीं बनी तो क्या 14 साल? आज भी शिवाजी की मूर्ति में उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति कांग्रेस की बनाई हुई नहीं टूटी है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया। लेकिन मोदी जी जिसका उद्घाटन करने गए, शिवाजी की मूर्ति भी टूट गई, तलवार भी टूट गई, घोड़ा भी टूट गया। जितने जगह इन्होंने 14 साल, 11-13 साल में जितने भी उद्घाटन किए, एयरपोर्ट टूटे, आपके पुल टूटे, बिहार में आप ही की सरकार है, जीते चले पुल टूटे। और सबसे बड़ी बात यह कि एक अपने मित्र को आपने हर चीज, कोयला हो तो अदानी, एयरपोर्ट हो तो अदानी, स्टेशन हो तो अदानी, तो एक काम कीजिए, अदानी को बना दीजिए प्रधानमंत्री और आप जो है उनके एमडी बन जाइए। शेखर जी, आपकी लगातार कई सालों में सरकार रही है, उस सरकार के तहत जो है आप बड़े नेता भी हैं। प्रयागराज के लिए विकास के लिए क्या किया सरकार ने? देखिए ऐसा है, जहां तक मुझे याद है, कांग्रेस की सरकार तो 50 में आ गई, पहला चुनाव भी 52 में हुआ। मेरे पिताजी कांग्रेस में रहते हुए मंत्री रहे, प्रदेश में रहे, देश में रहे, मुख्यमंत्री भी बने, सब बने कांग्रेस के ही समय बने 77 तक, जब तक पार्टी से हटे नहीं। जितना विकास इलाहाबाद में, जमुना पार में, नैनी में हुआ, फैक्ट्रियां लगी, वो किसके शासन काल में? आज बंद क्यों है वो? क्योंकि आज बंद इसलिए है क्योंकि आज के नेता जो हैं
वो जनता की सेवा में नहीं, फैक्ट्री को बेचने में ज्यादा लगे हैं कि फैक्ट्री बंद हो जाए। जिनकी क्या फैक्ट्री है वो आप ही के पार्टी के नेता रहे हैं, और जिनकी फैक्ट्री नैनी औद्योगिक क्षेत्र में है, कंपनियां हैं, आज वो दूसरे दल में है, ऐसा क्या कारण? देखिए, दूसरे दल में वो जिस भी कारण गए हो वो बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते कि क्या कारण, क्योंकि भाई हम उनका कारण क्या बताएं, क्या सोच थी, क्या था। लेकिन इतना जरूर है कि आज की भारतीय जनता पार्टी के अगर आप मुख्यमंत्रियों को देखें, आज की भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसदों की सूची निकालिए तो 50% से ज्यादा वो है जो कि बीजेपी के सदस्य ना थे, वो कांग्रेस या दूसरे दलों से। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अब सुनिए, वो गए वहां, ठीक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त देश करा रही थी, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बीजेपी मुक्त करा दिया। आज बीजेपी के नेताओं को किनारे करके पूरा गुजरात लॉबी जो है वो देख रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी की पॉलिटिकल विंग बीजेपी मानी जाती थी और है, आज मोदी और भागवत में भी लड़ाई जारी है। अगला प्रधानमंत्री अगर मोदी जी 75वें पे हटते हैं, जो नहीं हटेंगे, क्योंकि देखिए राजा कानून जनता के लिए बनाता है, तो ये राजा है, ये लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं है, ये राजा, ये बिल्कुल नहीं हटेंगे 75 साल पे। राजा कहने का तात्पर्य? राजा का मतलब जो सत्ता में रहे वो राजा। तो ये तो इस तरीके से चल रहे हैं कि बिल्कुल जो मैंने कह दिया वो आखिरी शब्द। दूसरी चीज, 75 वर्ष की इन्होंने करके आडवाणी, मुरली मनोहर, यशवंत सिन्हा सबको बाहर कर दिया कि कोई भी इनके चुनौती ना दे सके, ठीक। वही पर अमित शाह जी ने देखा कि कहीं मेरे आगे ना आ जाए, तो शिवराज को हटाओ, वहां पे राजस्थान की मुख्यमंत्री सिंधिया को हटा, विजय राजे सिंधिया को हटाओ, और योगी से तो लड़ाई चलती चल रही है। आप भी देख कि कहीं ये जो है प्रधानमंत्री की मोदी के बाद मेरे खिलाफ ना आ जाए। तो बीजेपी अपने ही सिद्धांतों, आरएसएस के टकराव में ये इस वक्त इतनी परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, और ये लड़ाई खुल के चल रही है, नागपुर वर्सेस गुजरात, ओपन लड़ाई चल रही है। जहां तक प्रश्न है, आपने कानून व्यवस्था की बात की, देखिए कानून व्यवस्था में तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मैं कानून व्यवस्था में दो चीज कहूँगा। परसों ही मैंने दैनिक जागरण अखबार पढ़ा, जो कि एक तरीके से बिल्कुल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत, विपक्ष को बहुत कम अपना उसमें देता है लाइन। लेकिन उसमें मैंने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कराने के लिए 6 घंटा धरने पे बैठी। आप अखबार पढ़ लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, देख लीजिए, पता कर लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। 6 घंटे धरने पे प्रदेश की एक मंत्री बैठी, तब जाकर के वो चौकी इंचार्ज सस्पेंड हुआ। ये तो कानून व्यवस्था है। दूसरा, प्रतापगढ़ में जिस तरह गोली कांड हुआ, बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर क्यों नहीं चला उन लोगों के घर पे जिन्होंने गोली कांड किया? चला। तो कानून व्यवस्था भी बस जिस व्यवस्था में आपको ठीक लग रहा बस वही चल। अभी फिर अखबार में मैंने पढ़ा, योगी जी इलाहाबाद आए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने
और पूर्व सांसदों ने लिखत में दिया कि हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है, प्रशासन में। अरे विपक्ष बोले तो मान ली तुम विपक्ष हो, तुम्हारी सत्ता के लोग बोले। और सबसे बड़ी बात, एक मंत्री है ऊर्जा मंत्री, के शर्मा जी। शर्मा जी बिहार गए, वहां लोगों ने, हम उत्तर प्रदेश की बातें नहीं छोड़ रहे, आप देख रहे हैं बिजली कितने बार आ रही जा रही। बिहार गए तो वहां लोगों ने जब उनको घेरा तो उन्होंने उनसे कहा कि बिजली नहीं आ रही है, तो अपनी ही सरकार को, जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी की और नीतीश जी की, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री कह रहा यहाँ बिजली बनी रही, कहाँ रही है जो आएगी। आपस में लड़ाई है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई देश के प्रति पॉलिटिकल विल है कि विदेशी एक बेइज्जती करता चला जा रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति, ये तुम उसका नाम नहीं ले पा रहे हो ट्रम्प का। और आज आपने चीन, जिसको कि सेना के चीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान से नहीं, 2 दिन हम चीन से लड़े, चीन पीछे खड़ा। और आप सेना की तारीफ कर रहे हो। तुम्हारा मंत्री मध्य प्रदेश का विजय शाह सोफिया कुरैशी पे क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट उसको कह रहे हैं चलो, वो न्याय प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन क्या बीजेपी ने उसको ये कहा कि तुमने मिलिट्री के कर्नल के ऊपर इतना खराब बयान दिया, तुम्हें हम मंत्री पद से हटाते हैं? क्या हटा? ये सेना का सम्मान है कि? तो मेरा कहने का मतलब है, उनका ना कोई है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई चीज है, ना प्रशासन है, ना शासन है, ना सेना है, ना अपमान है, ना सम्मान है। अगर है तो बस एक चीज, और जहां तक बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया अनिल अंबानी, ये ना अपने दोस्त के सगे हैं तो दुश्मन के भी सगे। नहीं, ये 2 बार से केंद्र सरकार में स्थापित हैं, जनता ने इनको भेजा है, तो ऐसा क्या कारण है जो जनता इनको 2 बार भेज दिए, तीसरी बार भी चिल्ला नहीं मैं आऊंगा? एक बात बताइए, ये तो चिल्ला रहे थे संसद में, पहली बार ये भी हुआ, पहली बार हुआ कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नारे लगवाए 400 पार 400। इन्होंने हर मर्यादा को तोड़ दिया। किसी प्रधान, अटल बिहारी ने तो नारे नहीं लगाए, इन्होंने 400 पार का नारा लगाया। इस देश की जनता ने इनके अहंकार को देख इनको 240 पे ला दिया। खपच्ची पे खड़े हैं 400 की बात करने वाले, और इनको खपच्ची वाले जो हैं वो, अब आप चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, टीवी पे चल रहा है। वो एनडीए के पार्टनर है, मंत्री हैं, और कह रहे हैं मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं बिहार में सरकार का समर्थन करता हूँ। नहीं, 2 बार से आप सरकार में नहीं है, पिछले सन 2014 से, तो आपने एक रिवाइज किया, स्टडी किया कि ऐसी क्या सी कमियां थी जो कांग्रेस 2 बार देखिए, कांग्रेस, ऐसा नहीं है कांग्रेस में भी कमी थी, कांग्रेस में संवाद की कमी हो गई थी, कांग्रेस में जो है वो जनता के जो जो दर्द थे, जनता की समस्याएं थे, उनसे जो है, जो नीचे का ग्रास रूट का वर्कर था वो थोड़ा दूर हो गया। और उसी में जो धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, हिंदू मुस्लिम 80-20 किया गया, उसमें एक लहर चली जिसके वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना ये आप मानते हैं इस बात को? पड़ा। आज राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में, वो प्रियंका जी मिलकर उस संवाद को जो कि समाप्त हो गया था, जो लोग भाई, ऐसा 30 साल से उत्तर प्रदेश में 90 के बाद कांग्रेस नहीं आई, कार्यकर्ता कमजोर हो गया था, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि मेंटली फिजिकली वो कमजोर अपने को फील कर रहा था कि अब हमारा रिवाइवल है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी के लड़ने से ये हुआ, सेकुलर फोर्सेस का
कि 62-64 लेने वाले 70 तक लेने वाले 80 में आज कितने पे 32 पे आ गए। जहां राम मंदिर को इतना पब्लिसाइज किया गया अयोध्या का, भारत के राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया। तो मेरा आरोप है शायद मन में उनके वही रहा होगा कि राष्ट्रपति दलित नहीं बोले। भागवत जी को भी पीछे और योगी जी, क्या आपने उस दिन अमित शाह, राजनाथ सिंह किसी को देखा हो कि वन मैन शो, लेकिन अयोध्या हार क्यों हार? इतना बड़ा हिंदू राम मंदिर भगवान को लाए हैं, हम भगवान के पुत्र हैं। ये लोग किस आधार पे जो है राजनीति कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, बताइए। ये समाज को तोड़ के धार्मिक उन्माद पैदा करके, हिंदू मुसलमान पैदा करके, और आज मैं कहना चाहूंगा जो पहलगाम में हुआ उसका भी ये हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो परिवार वहां थे जिसमें कि छत्तीसगढ़ के आपके आरएसएस के भी लोग और हिंदू परिषद के परिवार वाले गए थे, उन लोगों ने कहा कि अगर कश्मीरी लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम लोग कोई बचते। और पहली बार कश्मीर की जनता श्रीनगर में बड़ी संख्या में पहलगाम कांड के बाद देश के साथ खड़ी हुई। आपको उनको बधाई देनी चाहिए थी। तो देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ कश्मीरी छात्र पढ़ रहे थे उनको बीजेपी के लोगों ने मार पीट के वापस कर दिया। अब मुझे तो कहने में कोई नहीं, प्रधानमंत्री अपने भाषण में पार्लियामेंट में 14 बार नेहरू 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 नेहरू, गनीमत है यही ने कह दिया पहलगाम भी नेहरू ने करा दिया, बस यही बचा। हमारा कहना ये है कि आप 70 साल में कुछ नहीं हुआ, आप बताइए कि आपने 14 साल में क्या, विश्व गुरु बनने चले थे, एक देश के राष्ट्रपति ने आपको खड़ा कर दिया किनारे ला करके कॉर्नर पे कि तुम्हें पेनाल्टी हुई है, तुम्हारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, तुम गलत काम कर। मतलब आज 140 करोड़ की जनता को एक किनारे करके सबने खड़ा, और हमारे देश का प्रधानमंत्री उसका नाम तक नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से आवाम को, प्रयागराज जनता को, प्रदेश जनता मैं को, प्रदेश की जनता, प्रयागराज की जनता, सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप आए। मैं खागा में था, देर हुई मुझे आने में, लेकिन आपके चैनल से और जो जिस तरह के आपने मुझसे सवाल किए, ये सवाल जनता को एक तरीके से बुद्धि देने वाले प्रश्न, और उनके भी दिमाग को एक तरीके से आपने ये सवाल किए मेरे माध्यम से, कि जनता भी समझे कि इन सवालों का क्या है। मेरा यही कहना है, जनता को आज की तारीख में राष्ट्र हित को देखते हुए विकास, भविष्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जो खराब चरमरा गई है, इन सब के प्रति और अपने दायित्वों का निर्वाह करना। अब लोकसभा चुनाव आने वाला ही है, लोग कमर कस लिए हैं, कई पार्टियां जो है मार्केट में आ गई। पहले तो 27 आने वाला, यूपी का विधानसभा आएगा, जी, लोकसभा तो 27 का सॉरी लोग विधानसभा आएगा, सब तैयारी कर लिए हैं। उसमें उस माध्यम से आप क्या ऐसा कुछ करेंगे जनता के लिए? नहीं, अपने माध्यम जनता की समस्याओं के लिए कांग्रेस के जो नए संगठन बने हैं, नए अध्यक्ष बने, वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और हम लोग भी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि आप लोग जो है जनता की समस्याओं से जूझिए, लड़िए, और जरूरत पड़े तो उनके लिए धरना प्रदर्शन भी कीजिए, जो हो रहे हैं। मेरा विश्वास है। पार्टी बड़ी गुटबाजी भी होती है, मैंने देखा है आपके बड़े स्तर के राजनीतिक के नेता भी जो है ऐसा है, जब इस देश में गांधी से बड़ा तो कोई नहीं था, गांधी के खिलाफ भी
सुभाष चंद्र बोस। अभी की राजनीति देख लीजिए तो अटल जी के टाइम में आडवाणी जी और अटल जी की नहीं बनती। आज के टाइम में देख लीजिए तो हम गडकरी जी की और जो है वो या मोदी जी की नहीं बनती है। मैं आज ये फोटो देख रहा था कि पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी, नड्डा जी, अमित शाह जी नमस्कार कर रहे हैं और मोदी जी जब गडकरी जी को देख रहे हैं वो पीछे हाथ करके नमस्कार भी नहीं कर रहे। देखिए बात समझिए, देश की जनता ये भी देख रही जी बिल्कुल, ये मैं कहना है क्या लड़ाई योगी जी और अमित शाह में नहीं हो रही है? क्या केशव मौर्य और जो दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री में नहीं रही? राजनीति में देखिए लड़ाई होगी, गुटबाजी होगी, लेकिन पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, विचारों में भेद होते थे, मन भेद नहीं होता। आज की तारीख में मन भेद होता है, ये खराब, ये नहीं होना चाहिए किसी भी दल, लेकिन हर दल में ये चीज पाई जा रही है। है। क्या आपने अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी आपने शुरू की है? देखिए, हम पार्टी के लिए जो भी जिले में या जिले के बाहर भी जहाँ भी हमें दायित्व दिया जाता है हम उसको कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का राजनीतिक सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सदस्य। 27 में कैसे लड़ा जाएगा, जो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के निर्देश आ रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम और जनता की समस्याओं से जाके लड़ने का काम, ये पहला दायित्व है। चुनाव जब आएगा तब देखेंगे। नहीं, अभी से जो है हवा बह चुकी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मीडिया बुला रही हैं, अपनी चीजें बता रही हैं। कांग्रेस इसमें क्या करेगी? नहीं नहीं, कांग्रेस कांग्रेस विधानसभा के लिए अभी तो पहले संगठन को तैयार कर रही है और उसके बाद जो है, देखिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, पार्लियामेंट में बीजेपी को हराया है। आगे भी इंडिया गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे नेता राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, ये लोग मिल करके 27 का चुनाव और 29 का चुनाव भी एक साथ लड़के कोशिश करेंगे कि प्रदेश में और देश में दोनों जगह जो है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की हार हो और एक वो सरकारें बने जो कि इस देश के समाज को तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का। एक थोड़ा सवाल और पूछेंगे आपसे। एक ही घर में दो राजनीतिक पार्टी, एक ही घर में दो राजनीतिक पार्टी, दो राष्ट्रीय पार्टी। एक ही घर में दो राष्ट्र। देखिए ऐसा है, राजनीति में जो भी परिवार, ठीक, उन परिवारों में भी सबकी विचारधारा अलग होती है। जो आप कह रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, मेरा जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री के परिवार में दो पार्टी नहीं। मैं सिर्फ एक आप ही की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, काउंटर पूछ रहा हूँ। अभी दो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में लोग हैं। अगर देखा जाए तो नेहरू परिवार में भी दो हैं। तो अगर बहुना परिवार में दो है तो कोई इसमें आपत्ति बात तो नहीं है, लेकिन विचारधारा जो है वो हमारी अलग है, उनकी अलग विचारधारा अलग हो सकती है। नहीं, अभी आपने कहा कि मत मनभेद और मतभेद। तो एक बात बता दो, हमारे परिवार में मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं। और उसका उदाहरण है, अभी मेरी बहन रीता जी का जो है जन्मदिन मना, जी आइए मैंने, ठीक, शेखर भवना ने वहां जाकर केक काट के उनको केक खिलाया। बस एक चीज ये थी कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के मंच पे हो बना होता तो शायद मैं नहीं जाता, मैं घर जाते। लेकिन वो एक सामाजिक संस्था ने किया था, इसके हम गए।
हमारे बगल में और साथ बैठे, सब बैठे, शिक्षक संघ के सुरेश त्रिपाठी बैठे जो बीजेपी में नहीं है, बैठे सिद्धार्थनाथ सिंह वगैरह, ठीक है। राजनैतिक परिवार भी एक होता, तो जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो भी, जैसे आप समाचार पत्रों में हैं, चाहे आपका किसी पत्र दूसरे उससे गड़बड़ हो, लेकिन अगर कुछ उसके यहाँ दुख या सुख या शांति की शादी हो या गमी हो तो आप नहीं जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये, जैसे आप लोग बैठते साथ रहते हैं तो आपसी तालमेल, विचारधारा ना और एक चीज हम लोगों में तय, और ये शायद ये वजह कि हमारे परिवार में आज भी दिखता है, और वो ये है कि हम आपस में जब बैठते हैं पारिवारिक बात करेंगे, सब बात करेंगे, लेकिन राजनीति की बात, राजनीति की बात मंचों पे, सड़कों पे। सलाहकार समिति के कब से सदस्य बने हैं? मुझे हो गया 2 साल। अगर विधानसभा होगा इसमें आपको जिम्मेदारी का पद मिलेगा, नया देखिए एक बात बता, पार्टी हाईकमान क्या करता है, आखिर में उन्होंने मुझे, मैं 30 साल AICC का मेंबर रहा, मैं ऑल इंडिया में कई स्टेट्स में ऑब्जर्वर बन के भी जो है, कहीं मैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ गया, कहीं मैं हरियाणा गया, कहीं मैं पंजाब गया, हिमाचल गया, गुजरात गया, बिहार गया, नौसेना के द्वीप से। जब उन्होंने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश की सलाहकार समिति में जो पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी, देखिए किसी भी पार्टी की पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो टिकट बांटता है, और जो प्रदेश में पार्टी किस तरह चलेगी, चलनी चाहिए, किसके साथ चलनी चाहिए, किससे समझौता करना चाहिए, वो तय करती है। उसी पे तो हाईकमांड चलता है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो आपको प्रदेश का एक तरीके से पर्यवेक्षक बनाते हैं कि भाई तुम बताओ कि पार्टी का किसके साथ चलने में, किससे अलग होने में या अकेले चलने में भलाई, उसका उन्होंने मुझे राहुल जी ने, तो मैं तो भाई पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी का तो बड़ी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी, हम लोग कभी जिम्मेदारी से करते हैं। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम लोग हों चाहे हमारे परिवार के लोग हों, हम लोगों ने सन 90 से जब से कांग्रेस में आए पिताजी के मृत्यु के बाद खुद नहीं टिकट मांगा। देखिए मैं इस चीज पर फिर फोर्स कर रहा हूँ, खुद नहीं टिकट मांगा कि हमको सोनिया जी या राहुल जी हमें यहाँ से टिकट दीजिए। जहां से उन्होंने बोला कि वो अपना परिवार को लड़ना है, शेखर जी आपको लड़ना है, या रीता जी जब थी आपको लखनऊ लड़ना है, राजनाथ से लड़ना है या मोदी मनोज से लड़ना है, ना ना कहने तो हम लोगों ने कहा, जो हमारे लीडर ने कह दिया। आज जहां से भी अगर 27 में वो बोलेंगे कि शेखर जी आपको चुनाव लड़ना है, आपको यहाँ जाना है, लेकिन अभी 26 तक हम लोगों का जो एजेंडा है यूपी कांग्रेस का, जो ऑल इंडिया के डायरेक्शन पे चल रहा है, वो ये चल रहा है कि संगठन सृजन, मतलब कि संगठन मजबूत नीचे लेवल तक करना, और उसी पे चल रहा है। कल भी गंगा पार में 1 बजे से देवाड़ी पे जो हिंदुस्तान गेस्ट हाउस है, उसके पीछे जो जोनल कोऑर्डिनेटर अनिल श्रीवास्तव बनारस के चुके हैं, MLA भी थे, मैंने प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो कल आ रहे हैं मुझे, हम लोग सब आ जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता को अगर एक साथ देखा जाएगा तो जनता को भी समझ में आएगा कि हाँ ये अब लड़ने के लिए तैयार हमारे लिए हो। जनता एक नेता के अंदर, एक राजनेता के अंदर, एक अनुभवी नेता के अंदर क्या चाहती है, इससे क्या उम्मीद है? वो चाहती है कि ये राजनेता चाहे जिस दल का भी हो, हमारी समस्याओं को दूर करने का काम करे। आप अगर पहले देखते होंगे, आज से 40 साल पहले भी नहीं, हम 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर एक नेताजी हैंडपंप विधायक जी लगाने जाते थे गांव में, तो हैंडपंप का
नारियल फोड़ा जाता था, माला पहनाया जाता था कि हैंडपंप लगा। वो पद्धति खत्म हो चुकी। आज पद्धति काम से ज्यादा धर्म की हो गई। धर्म की पार्टी में चले चलो, जात की पार्टी में चले चलो, काम बेकार है। लेकिन जनता भी धीरे धीरे सबक सिखाना शुरू कर रहे हैं। काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें हरा देंगे। 400 पार को 240 पे लाने वाली भी ये जनता, वरना 400 पार तो हो गया। इस देश का प्रधानमंत्री नारे लगवा रहा था पार्लियामेंट में। ऐसे ही हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और बहुत सवाल करते रहेंगे बीच बीच में आपसे। मैं त्रिपाठी जी, बहुत आपका, शुक्ला जी का जो है हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग इतने रात में आए। और ये पत्रकारिता की जागरूकता, इसलिए कि आप भी आराम कर सकते थे। आप कहते थे शेखर जी कल सुबह आते हैं, पानी बरस रहा है, आप ये कर रहे हैं, मतलब कि आप भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए परिवर्तन, नहीं देखिए, परिवर्तन चाहते हैं, वो आपका मन बंद हो। मेरा कहने का मतलब है, इस वक्त रात में इंटरव्यू करने का मतलब यह है कि आप भी इस प्रदेश की जनता को सही जानकारी दे करके सही पत्रकारिता का आप उदाहरण दे रहे हो। इसके लिए आपको बता, मैं शेखर बहुगुणा, सदस्य राजनीतिक सलाहकार समिति, कांग्रेस पार्टी, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग भारत। मैं सुशांत त्रिपाठी। कह सकते हैं कि एक जो देश की राजनीति है, प्रदेश की कानून व्यवस्था है, जिले की कानून व्यवस्था है, जो अपने आप में एक विषय बन गई है, उसी पे चर्चा किया मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा से। देखते रहिए गुड मॉर्निंग भारत। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन शुक्ला जी के साथ, प्रयागराज।